दरअसल अखिलेश यादव की घर वापसी तो हो ही गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी छोटे भाई की बहू खुद कह रही है कि अगर पार्टी उनके खिलाफ लड़ने के लिए कहेगी तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ जाऊंगी। तो डर तो गए ही हैं वो, कहीं ना कहीं से उनके मन में डर पैदा हो गया है और अब उनका राजनीति बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। देखिए, मैच्योरिटी नाम की चीज़ इनके अंदर है नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी हैं उसी तरह के ये हैं, इसी तरह के तेजस्वी यादव थे बिहार में। ये जो तीनों नेता बड़े नेताओं के पुत्र हैं, इन लोगों से राजनीतिक विरासत संभली नहीं और ये लोग अब गंवाते जा रहे हैं उसको। यानी अखिलेश यादव को आप सपा के राहुल गांधी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो सपा के राहुल गांधी ही हैं। आप देख लीजिए, उनके बयानों को पढ़ लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने जितना रोजगार दिया है, युवाओं पर जितना ध्यान दिया है, ये सरकार नहीं दे पाई है उतना ध्यान, और नौकरियां भी उतनी नहीं दे पाई है ये सरकार। लगातार शिक्षा के मुद्दे पे योगी सरकार को घेरते हैं अखिलेश यादव। है कि आप रोजगार दिए हैं, उसके बदले पैसा कमाए हैं ना, तो जिसको पैसा मिलेगा किसी चीज़ को देने में, वो तो ज़्यादा देगा ही ना। हफ्ता वसूली, सारे व्यापारी त्रस्त थे, हफ्ता वसूली होती थी, अपहरण होता था, डॉक्टरों को फ़ोन आते थे, बड़े बड़े व्यापारियों को फ़ोन आते थे। क्या बातें लोग करते हैं। अगर अपराध नहीं था तो आपको जनता ने हटाया क्यों? योगी तो यही, मोदी तो यही नारा दिए थे ना कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करेंगे। बहुत हुआ नारी पे वार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता ने इसी बात को न सुना, तो जिस बात को जनता ने सुना उस बात को पहले योगी ने लागू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, और जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना पूरा दम खम लगा दिया है। और इसी बीच दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव जो हैं वो सपा की सबसे सेफ सीट कही जाने वाली मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, जहां की पहले कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही सपा को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी छोटी बहुरानी यानी कि अपर्णा यादव ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो यूपी चुनाव में माहौल क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीएचयू के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो इनसे आज तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि यूपी में चुनावी माहौल क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले सर, ये अभी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या सर ये डर गए कि आजमगढ़ की सीट छोड़ के, अपना गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से ये मैनपुरी कैसे शिफ्ट हो गए अखिलेश यादव? देखिए, अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं अखिलेश जी के साथ, उससे तो डर तो गए ही हैं और काफ़ी डरे हुए हैं। अन्यथा योगी तो कह रहे थे कि हम कहीं से भी लड़ सकते हैं यूपी में। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं गोरखपुर से लड़ूंगा। उन्होंने कभी अयोध्या का नाम आया, कभी मथुरा का आया, कहीं से भी लड़ने के लिए वो तैयार थे। कहे थे कि दल हमारा कहीं से भी टिकट दे, मैं लड़ूंगा। लेकिन इनके अंदर ये बात नहीं है। आजमगढ़ इनकी सबसे मजबूत सीट मानी जाती रही, लेकिन उसमें भी ये भयभीत हो चुके हैं और भयभीत होकर के ये अपने घर में भाग गए खुद। जबकि इन्होंने योगी को कहा था कि इनका रिटर्न टिकट, जब वो गोरखपुर से अनाउंस हुआ तो इन्होंने कहा था रिटर्न टिकट कट गया है, अब ये घर ही रह जाएंगे। अब इनका क्या हाल होगा, अपने बारे में बताएं कि इनका भी तो रिटर्न टिकट कट गया। तो सर, ये मैनपुरी चुनना मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस डगमगा गया था कि हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो उनका है आजमगढ़, वहाँ पे भी लगता है जीत पाना मुश्किल है। देखिए, 9 एमएलए जो भाजपा से गए सपा में, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। लेकिन 4-6 दिन बाद भाजपा ने जो उल्टा दांव इनको देना शुरू किया कि इनके घर में ही तोड़फोड़ शुरू कर दिया, जिसके चलते इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गड़बड़ हो गया और ये कॉन्फिडेंस लेवल लूज करते जा रहे हैं दिनों दिन। और वास्तविकता तो ये है कि इनको अब वास्तविक रिपोर्ट भी पता लगती जा रही है कि धीरे धीरे, दरअसल नेता हैं, इनके आदमी होते हैं, इनका सर्वे होता है, सारी चीज़ें, पत्रकार हैं, सब लोग बताते हैं कि आपकी क्या कंडीशन चल रही है। अब ये यूपी में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं और इनको अब ये हार का डर सताने लगा है। इसीलिए ये मैनपुरी में खुद भाग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी हरा दें सब।
योगी जी को कह रहे थे, टिकट कटवा के दे रहे थे आईपी सिंह जो है, कि योगी जी की घर वापसी होने वाली है, 11 मार्च को योगी जी गोरखपुर आ जाएंगे। उनको टिकट कटवा के ट्विटर पे बकायदा ट्वीट किया गया था। तो अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की भी घर वापसी हो गई है? दरअसल अखिलेश यादव की घर वापसी तो हो ही गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी छोटे भाई की बहू खुद कह रही है कि अगर पार्टी उनके खिलाफ लड़ने के लिए कहेगी तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ जाऊंगी। तो डर तो गए ही हैं वो, कहीं ना कहीं से उनके मन में डर पैदा हो गया है, और अब उनका राजनीति बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। देखिए, मैच्योरिटी नाम की चीज़ इनके अंदर है नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी हैं उसी तरह के ये हैं, इसी तरह के तेजस्वी यादव थे बिहार में। ये जो तीनों नेता बड़े नेताओं के पुत्र हैं, इन लोगों से राजनीतिक विरासत संभली नहीं, और ये लोग अब गंवाते जा रहे हैं उसको। यानी अखिलेश यादव को आप सपा के राहुल गांधी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो सपा के राहुल गांधी ही हैं। आप देख लीजिए, उनके बयानों को पढ़ लीजिए। देखिए, जो नेता होता है वो बड़ा गंभीर, मुलायम सिंह भी नेता थे जिन्होंने अपनी विरासत को इनको सौंपा। मुलायम सिंह ने कभी लूटताक नहीं किया, कभी इस तरह से बात नहीं करते थे। मुलायम सिंह सर्वमान्य नेता थे, पिछड़ी जातियों के अकेले नेता थे मुलायम सिंह हिंदुस्तान में उस समय। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने गद्दी इनको सौंपा तो इन्होंने विरासत संभाल नहीं पाए, इन्होंने गंवा दिया सब। मतलब परिपक्वता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल परिपक्व नहीं है। अगर जरा भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी इनके अंदर होती तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। जिस तरह से ये बाबा चिलम फूकते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इस तरह की बातें, भगवान कृष्ण सपने में आए, ये सब बातें बोलते हैं, इस तरह की बात। अच्छा सर, ये भगवान कृष्ण सपने में आए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या सच में सपने में आ रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव अगर सत्ता में आए तो बनवाएंगे वहाँ पे मथुरा में मंदिर बनवाएंगे? अगर भगवान कृष्ण उनके सपने में आते तो ये फिर जालीदार टोपी लगा करके और दर्जनों टिकट कैसे बांटते? तब तो भगवान कृष्ण की बात माननी चाहिए इनको ना। अब भगवान कृष्ण तो हिंदू थे, हिंदुओं के सर्वमान्य देवता हैं, तो ये तो भगवान कृष्ण की बात माने नहीं। अगर सपने में आए तो सपने में वैसे आते नहीं है भगवान किसी के ये किसी को भ्रम हो जाए कि भगवान हमारे सपने में आए, तो भगवान कभी किसी के सपने में नहीं आते। और सब जो सपना होता है दरअसल वो अंतर मन की व्यथा को व्यक्त करता है। जैसे आपने कोई परिकल्पना किया है, किसी चीज़ को सोचा है, तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो सपने में आपको वो दिखाई देती है ज़्यादा। सपना होता क्या है, अर्ध निद्रा में जो दिमाग में चीज़ें होती हैं वही बार बार रिसाइकिल होती रहती हैं, वही आदमी को दिखाई देता है। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं। अच्छा, ये अपर्णा यादव जो बीजेपी के साथ अब हो गई हैं, तो सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कौन थी अपर्णा यादव? मतलब उनकी पहचान तो सिर्फ मुलायम सिंह की बहू की तरह थी, खुद की उनकी कोई पहचान नहीं थी, ना ही उनके साथ कोई जनाधार गया है। तो मतलब सपा कह रही है कि ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है हमारे लिए उनका जाना। अगर लाश नहीं तो इतना छटपटाहट क्यों है, इतना बयानबाजी क्यों है? इनको तो लाश मुलायम सिंह के भी जाने से नहीं हुआ। याद है आपको ना, मुलायम सिंह को धकिया दिया अखिलेश यादव ने और शिवपाल को धकिया दिया, और मुलायम सिंह के पोस्टर पर सपाइयों ने जूते मारे। आपको याद है कि मुलायम सिंह के पोस्टर पर जूते मारे थे, यही सपाई है ना। ये इतने अंधे हो चुके हैं, दरअसल हुड़दंगियों का एक दल है जो इतना अंधा हो चुका है शासन के लिए कि वो चाहता है कब शासन आ जाए। उसमें है कौन? गुंडे हैं, बदमाश हैं, ठेकेदार हैं, 2 नंबर का काम करने वाले लोग, यही लोग तो हैं। और है कौन? कोई पढ़ा लिखा बौद्धिक आदमी है इनके साथ? प्रदेश का कौन सा विद्वान इनके साथ, कौन सा साहित्यकार है इनके साथ, कौन सा वैज्ञानिक इनके साथ है, कौन सा टेक्नोक्रेट इनके साथ है? आपने कहा कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है इनके साथ, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, वही पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाने नहीं आता है। सरकार क्या चलाएगी? जितना पढ़े लिखे अखिलेश हैं उतना पढ़े लिखे योगी हैं। अखिलेश यादव भी वही इंटर हैं या ग्रेजुएट होंगे, और योगी जी भी ग्रेजुएट हैं साइंस से। योगी जी साइंस ग्रेजुएट हैं या आर्ट्स ग्रेजुएट हैं? अखिलेश यादव पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कौन कहता है? अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में जाके यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। अमर सिंह ने कहा कि उनको कोई डिग्री ही नहीं मिली हो, तो वहाँ पढ़ाई नहीं ठीक से किए हैं। तो अमर सिंह की बात, जिन्होंने इनका एडमिशन कराया, इनके साथ प्रवास किए 1 महीना जाके ऑस्ट्रेलिया में, जब उन्हीं का ये कहना है ना कि इन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। ये उसी तरह की डिग्री हासिल किए हैं जिस तरह कैम्ब्रिज में सोनिया गांधी की थी। जब स्वामी जी ने
जब कैम्ब्रिज में व्याख्यान देने गए स्वामी जी, तो उन्होंने वहाँ के प्रोफेसर से पूछा कि सोनिया गांधी यहाँ की स्टूडेंट थी, तो उसने कहा नहीं, शी वॉज नॉट स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो कहती हैं। तो उन्होंने कहा आप हमको लिख के दे सकते हैं। तो उसने अपने ऑफिस के बाबू को बुलाया और रिकॉर्ड खोजवाया, निकाल के दे दिया कि इस सन से इस सन के बीच में सोनिया गांधी नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं था, या एंटोनियो माइनो जो थी उस नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं था। तो यहाँ आकर के जब उन्होंने वो किया तो सोनिया गांधी ने अपना दोबारा फॉर्म भरना बंद कर दिया कि हम वहाँ के स्टूडेंट हैं। तो उसी तरह के है मामला सब। भाई कहने की बात है, कोई भी कह दे हम कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, कौन आपका सर्टिफिकेट मांग देता है? एक स्थिति ऐसी आती है जब सर्टिफिकेट वगैरह कोई किसी का मांगता नहीं है, जेंटलमैनशिप होती है कि अब आपने हमसे कह दिया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं मान लिया कि आप जर्नलिज्म की हैं। अब आप पता नहीं की हैं कि नहीं की हैं, कौन जानता है, और हम तो पूछेंगे नहीं आपसे ये बात। तो उसी तरह इन लोगों का हाल है। ये कितने पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे होते, पोस्ट ग्रेजुएट होते, पोस्ट ग्रेजुएट वाली इनकी भाषा, इनकी वाणी तो हमको नहीं लगती। हमारे विश्वविद्यालय में तो पोस्ट ग्रेजुएट हजारों की संख्या में है, आप उनसे बात करके देख लीजिए। मतलब बातों से नहीं लगता है कि अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे हैं। नहीं, बात से तो बिल्कुल नहीं लगता। और दावा कर रहे हैं इस बार 400 सीट लाने का, 400 पार। तो 3 तो छोड़ के दिए एक दूसरों के लिए, 3 वो भी ले लें, क्या पता 400 लेके ही आ जाए पूरा 403 पे जीत जाए। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में एक समय में ऐसा था कि ये माना जाता था कि मुलायम सिंह और मायावती अगर मिल गए तो दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। और ऐसा हुआ भी, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ। जब दोनों लोग मिल के चुनाव लड़े तो बम्पर जीते थे, सारी पार्टियां हवा हो गई थीं, क्योंकि वोट बैकवर्ड प्लस शेड्यूल कास्ट वोट जुट के बहुत ज़्यादा हो जाता है यूपी में। लेकिन हुआ क्या, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद सब खत्म हो गया। तो ऐसा है कि मुलायम सिंह की तरह नेता है नहीं। मुलायम सिंह सर्वमान्य नेता थे और पॉलिटिकल आदमी थे, और वो एक एक कदम बड़ा फूक फूक के रखते थे, और वो गैर राजनीतिक बात कभी नहीं करते थे, और सबको ले दे के चलते थे। आज जितने भी विपक्ष में जितनी जातियों के आपको नेता दिखाई दे रहे हैं, सब मुलायम सिंह के निकाले हुए हैं, सब मुलायम सिंह के निकाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन भाजपा तो लगातार ये कहती है कि मुलायम सिंह के राज में यूपी में सिर्फ गुंडा राज में विकास हुआ था, गुंडों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी मुलायम सिंह जब थे। देखिए, मुलायम सिंह के समय में थे गुंडे, लेकिन इतने नहीं थे जितने अखिलेश राज में थे। अखिलेश राज का मैं हाल आपको बताऊं कि लंका थाना है, तो मैं पान खाने जाता हूं वहाँ केशव पान की दुकान पर, तो डेली सवेरे 6 बजे से सपा लगी हुई मोटरसाइकिल, जीप, गाड़ी, कार सब आके 1 दर्जन रोज खड़ी हो जाती थी, और सपा के लोग जाके थाने में बैठते थे और शाम तक बैठे रहते थे। क्या करते थे वहाँ, क्या थाने पर उनकी ड्यूटी लगी थी, क्या वो दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, सिपाही थे, क्या थे, किस हैसियत से थाने में बैठते थे? वसूली करते थे लोग थानों से। जब आप पुलिस जो अपना काम करती है उससे जब वसूली करने लगेंगे तो अपना निष्पक्ष काम कैसे करेगी? नहीं करेगी। यही इन लोगों का था। ये लोग मामले नहीं किए थे। देखिए, पीसीएस की परीक्षा जो सबसे पवित्र मानी जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसको भ्रष्ट कर दिया। कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि परीक्षा पर रोक लगाई जाए, रिजल्ट पर रोक लगाया और परीक्षा पर रोक लगाया। कोर्ट ने उस पर लंबी इंक्वायरी हुई, उस पर काफ़ी दिनों बाद जाके वो हुआ। वो जो अनिल यादव था अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का, कापियाँ बदली गईं। कभी आपने ऐसा सुना है कि लोक सेवा आयोग में कापियाँ बदल दी जाएँ? कापियाँ बदली गईं, कापियाँ लिखवाई गईं, रिजल्ट निकलवाया गया। पुलिस में भर्ती में वही हुआ, एक ही जाति का भरमार। अगर दूसरे जाति को किसी को, देखिए अपनी जाति का दिया है नौकरी तो उनसे 5 लाख। कौन सी जाति की भरमार थी? यादव। और पैसा लेते थे, सबसे पैसा लेते थे। यादवों से कम पैसा लिया जाता था, गैर यादवों से जम के लिया जाता था। ये घोषित सत्य है, ये सब लोगों ने देखा है। लेकिन आज
जो नियुक्तियां हो रही हैं अभी, जो योगी राज में जितनी भी नियुक्तियां हुई, 2 लाख कितना सुन रहे हैं कितनी हुई है यूपी में। रिपोर्ट कार्ड में योगी सरकार कह रही है 6 लाख रोजगार। हाँ, तो जो भी हुई, हम कोई गिनती, देखिए मेरे पास आंकड़ा नहीं है ना, मैं गिनती जानता हूँ। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि योगी ने काफ़ी अपॉइंटमेंट किए हैं, और मैं आपको बताऊँ कि 1 पैसा किसी ने नहीं दिया। कई लड़के आए मेरे पास, हमारे यहाँ हॉस्टल चलता है, वो सब रहते हैं लड़के, हमारा हॉस्टल भी है, उसमें बच्चे हैं, कई लड़के सर्विस में गए। उन सबों से मैंने पूछा कि तुमने कितना पैसा दिया, तो उन सबों ने कहा कि सर इस बार 1 पैसा नहीं लगा। इससे पहले सर ये पैसे दे के नौकरी मिला करती थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में या फिर और भी जगह पे ऐसा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इसके लिए बदनाम रहा, अखिलेश राज में खास तौर पर बदनाम था पूरा उत्तर प्रदेश, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की नौकरी हो, किसी भी विभाग में हर जगह यही चलता था। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने जितना रोजगार दिया है, युवाओं पर जितना ध्यान दिया है, ये सरकार नहीं दे पाई है उतना ध्यान, और नौकरियां भी उतनी नहीं दे पाई है ये सरकार। लगातार शिक्षा के मुद्दे पे योगी सरकार को घेरते हैं अखिलेश यादव। है कि आप रोजगार दिए हैं, उसके बदले पैसा कमाए हैं ना, तो जिसको पैसा मिलेगा किसी चीज़ को देने में, वो तो ज़्यादा देगा ही ना। आप बताइए, अगर हमको पता लग जाए कि यहाँ 10 लोग बैठे हैं और हमारे पास है पोस्ट नौकरी देने के लिए, और हमको अगर लालच है पैसे का, तो चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, सबसे पैसा लूँगा, सबको दे दूँगा। अगर हमारे अंदर न्यायप्रियता है तो मैं देखूँगा कि 10 में कैठो योग्य हैं, देने लायक हैं कि नहीं है, नहीं तो नहीं भरूँगा पोस्ट। अगर योग्य नहीं है तो पोस्ट नहीं भरूँगा। परीक्षाओं में नकल रिकॉर्ड तोड़ उत्तर प्रदेश में होती थी। यूपी बोर्ड के बच्चों की कहीं पूछ नहीं होती थी। दूसरे शहरों में जाने पर यूपी बोर्ड के लड़कों को कहीं कायदे से एडमिशन नहीं मिलता था। स्थिति ये हो गई थी, नकल खुलेआम हो रही थी। तो नौकरी में 5 सालों में कुछ कमी आई है ये नकल में, और ये जो घूस लेके ऐसे नौकरी दी? नकल तो बिल्कुल बंद हो गई। आपको मैं बताऊं कि आपको याद होगा कि यूपी बोर्ड की कई लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया, जो फॉर्म भरे थे इस लालच से कि नकल मार के पास होंगे, उनको अवसर नहीं मिला। जब कड़ाई शुरू हुई तो सीसीटीवी कैमरा हर एग्जामिनेशन हॉल में लगाए जाने लगे, तो इन सबों ने परीक्षा छोड़ के बैठ गए। 4 लाख लड़के करीब बैठ गए, परीक्षा ही नहीं दिए। इससे क्या साबित होता है? कहीं इस इंतजार में तो नहीं बैठ गए कि अब अखिलेश यादव आएंगे तो उसमें पास हो जाएंगे? हो सकता है भाई, जब अब आप कोई एक कड़ा आदमी बैठा है तो आदमी सोचता है ना कि एक किस्सा कहा गया है गांव में ना कि आंधी आवे बैठ गवावे। जब आंधी आती है तो आप बैठ जाइए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप खड़े रहेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। तो उसी तरह ये लोग भी सोच रहे होंगे कि आंधी आई है, बैठ जाओ योगी नाम की। अच्छा, अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष खास करके बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे सरकार पर कई सवाल करता है, और अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो सत्ता खोएंगे योगी जी, उसका भी कारण यही होगा कि बेरोजगारी अपने चरम पर है प्रदेश में, और महंगाई ने मतलब जो मिडिल क्लास वर्ग है उसकी कमर तोड़ रखी। एक बात हमको बताइए, बेरोजगारी पर मैं बोल रहा हूँ। जब से भारत आज़ाद हुआ है मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। मेरी उम्र 70 साल से अबव हो गई। मैंने बहुत चुनाव देखे। कोई ऐसा चुनाव है जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा न आया हो? कोई एक चुनाव नाम बताइए जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा न आया हो। कौन 1.5 अरब आबादी को रोजगार देगा? कौन देगा? आप बताइए। किसी सरकार में दम है या ताकत है देने की? अगर सबको रोजगार दे देंगे तो बाकी क्या होगा? ऐसा है कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती। आज भी हिंदुस्तान में 80% से अबव लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर 80% लोगों को की जीविका चला रहा है। और स्वरोजगार भी कोई चीज़ होती है। सरकार सहायता दे रही है स्वरोजगार के लिए, और लाखों लोगों ने लिया उस पैसे को, स्वरोजगार शुरू किया है। तो ये भी तो एक तरह का रोजगार ही है ना। और जहाँ तक सरकारी नौकरी है, सरकार में जितने डिपार्टमेंट होंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही ना आदमी रखे जाएंगे। श्री अखिलेश यादव जब थे चीफ मिनिस्टर तो कितनी सरकारी नौकरियां लोगों को दिए थे? कितने? क्या उसमें बेरोजगार लोग नहीं थे? सपा राज्य में क्या बेरोजगारी नहीं थी? कह रहे, लेकिन इतनी नहीं थी। योगी जी के राज में लगभग पूरा उत्तर प्रदेश ही बेरोजगार हो गया। अखिलेश यादव के पास कोई आंकड़ा है? कहाँ से बोल रहे हैं? कोई उनके पास स्टैटिस्टिकल डाटा है? मुंह से मैं कह दूं कि सब लोग रोजगार पा गए, क्या अखिलेश यादव हमारी बात मानेंगे? प्रमाण चाहिए ना किसी चीज़ के लिए।
उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 2 पर आ गया है देश में। जहां नंबर 14वां 15वां था स्थान, वहां नंबर 2 पर आ गया। मतलब रोजगार काफ़ी लोगों को मिला है। आप समझिए इस कोरोना पीरियड में भी लोग रोजगार पाए हैं। आप तो दिल्ली की हैं, आपने देखा होगा कोई कंपनी बंद हुई क्या? सब तो चल रही है ना, सब जगह हो रहा है ना। और वही नहीं, इतने काम स्टार्ट जो सरकार की डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल इस्टेट है, सब काम धुआंधार चल रहा है। इसमें लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? लेकिन अभी कल परसों का एक बयान है, उसमें वो कह रहे हैं कि एयर इंडिया बेच दिया और फिर रेलवे को भी प्राइवेट करने जा रही है सरकार। तो धीरे धीरे करके मोदी सरकार और बीजेपी पूरा देश बेच देगी। एक बात बताइए, सरकार लोक कल्याण के लिए होती है कि बनियागिरी करने के लिए होती है? अगर कोई सरकारी संस्था घाटे में चल रही हो, वही रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम इंडिया का है, और वह रेलवे घाटे में लगातार चल रही थी, क्यों चल रही थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों चल रही थी? इतना बड़ा सेटअप, इतनी कर्मचारी, इतनी सुविधाएं, फिर भी घाटे में क्यों चल रही थी? तो कौन सरकार ऐसा है कि एक बार सेटअप तैयार करे, उसके बाद उसको चलाने के लिए हमेशा रिकरिंग तैयार करे? अगर सरकार ने बेचा नहीं है, सरकार ने रेलवे स्टेशनों को रखरखाव के लिए लोगों को दिया है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं आगे आएँ, उसका सौंदर्यीकरण करें, रखरखाव करें। लीज पर जैसे होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं 1 साल का, आप करेंगे ठीक से, नहीं तो आपका कैंसिल करके दूसरे को देंगे। तो ये तो बेचना होता नहीं है। जैसे लाल किले को लोग हल्ला मचाए थे बेचने का, लाल किला बेच दिया। सुनिए, वो तो मेरे विषय से संबंधित है, मैं आता जाता रहता हूँ, मैं गया था लाल किले। ऐसा है कि लाल किले को बेचा नहीं है, लाल किले का रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है। रखरखाव, आप किसी किराएदार को आप अपने यहाँ कमरा देती हैं, तो क्या आप अपना मकान बेच देती हैं उसको? झूठ बोलने की कोई सीमा होनी चाहिए। पहली बात यह है कि कमरा किराए पर देना का मतलब कमरा मकान बेचना नहीं होता। आपको मैंने किराए पर रहने के लिए दिया है कुछ दिनों के लिए, जब हमारा मन में आएगा मैं आपको खाली करा लूँगा, आप संतोषजनक नहीं रहेंगे, खाली करा लूँगा। यही हो रहा है, एयर इंडिया के साथ भी यही हो रहा है। ऐसा है, एयर इंडिया में शेयर, एयर इंडिया क्यों न बिके भाई? आप बताइए, तमाम आ गई हैं प्राइवेट कंपनियां हवाई क्षेत्र में, और वो प्रॉफिट में चल रही हैं। तुम सरकारी हो, तुम घाटे में चल रहे हो, क्यों? क्यों घाटे में चल रहे हो? जैसे BSNL का हाल हुआ, BSNL तो सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी ना, लेकिन बाकी प्राइवेट को जब किसने किया? ये कांग्रेस ही गवर्नमेंट ने ही किया है प्राइवेटाइजेशन। जब जो स्पेक्ट्रम नीलाम हुए और जो तमाम ये जो मोबाइल कंपनियां आई मार्केट में, मतलब डाटा वाली, नेटवर्किंग वाली, तो सस्ती और बेहतरीन देने लगी, तो लोगों ने लिया। और आज हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग व्यवस्था प्राइवेट कंपनियों के हाथ में वो चला रही हैं, और आप इससे सस्ती चला रही हैं। स्पीड देखिए, BSNL की स्पीड देख लीजिए, और जियो की स्पीड देख लीजिए, वोडाफोन का स्पीड देख लीजिए, आइडिया का स्पीड देख लीजिए। एक बार बताइए, हम जनता को बेहतर सुख सुविधा देने के लिए हैं कि हम जनता को बैलगाड़ी पर घसीटने के लिए हैं? अगर गवर्नमेंट प्राइवेट को दे रही है सिस्टम, जनता को मिलने वाली सुविधाओं को, तो बढ़िया सुविधा मिल रही है ना। नहीं तो उसी बैलगाड़ी पर चलते ना, उसी लेते BSNL को, पता लगा बात करते करते 4 बार कट रही है बात, 4 बार कट जा रही है फ़ोन, और उतनी बार आपका पैसा खर्च हो रहा है। तो जनता, गवर्नमेंट व्यापारी नहीं है होती, गवर्नमेंट लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए काम करती है, और व्यापार करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है सर, अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो योगी सरकार कहती है कि अपराध को लेके हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, एकदम हम टॉलरेट नहीं करते। तो क्या उसमें कुछ कमी आई है? और वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि जो योगी जी का बुलडोज़र चलता है वो एक विशेष समुदाय पे चलता है, धर्म, जाति और पार्टी देख के चलता है योगी जी का बुलडोज़र। देखिए, ये कहना गलत है
कि योगी जी का बुलडोजर एक जाति धर्म संप्रदाय को देख के चलता है। जो लोग ज़्यादा जहाँ पर भी ज़्यादा गुंडे मिलेंगे वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। मेरा मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई संप्रदाय नहीं होता। सारे गुंडे माफिया जो हैं वो एक होते हैं, उनका अलग एक संघ चलता है। ये मुख्तार अंसारी थे, छोटे छोटे पेटी जो गुंडे थे सब उनके अंडर में काम करते थे। ये जितने भी ये टेलीफोन के टावर हैं, टावर का ठेका पूरा मुख्तार अंसारी का था। मुख्तार अंसारी ने लेके ठेका सबको छोटे 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 गुंडों को बांट दिया था। वो गुंडे उसका रख रखाव करते थे, उसमें डीजल सप्लाई से लेके तमाम धांधली है वो सब करते थे। तो ऐसा है कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती है, गुंडा गुंडा होता है, वो असामाजिक होता है। जो समाज के योग्य नहीं होता वो असामाजिक कहलाता है। और इन लोगों ने इतना उपद्रव मचा रखा था, आपको बताएं कि लड़कियां अंधेरा होते ही अपने घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थी। इतनी छींटाकशी, उनको इतना परेशान किया जाता था जिसकी कब की बात? ये अखिलेश राज्य में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया डर के मारे, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था कि कोई लड़की डर के मारे अकेले नहीं निकलती थी, उसका गार्जियन साथ जाता था तो बाहर निकलते। कोई गार्जियन अपनी लड़की को अकेले नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि जो बस स्टैंड है जहाँ पर स्कूलों की बस आती है वहाँ तक गार्जियन जाते थे बच्चियों को छोड़ने। डर लगता था कि कोई रास्ते में छेड़खानी नहीं कर देगा, कोई उसके साथ अभद्र घटना न हो जाए। ये तो आम बात थी। हफ्ता वसूली आम बात थी। हफ्ता वसूली सारे व्यापारी त्रस्त थे। हफ्ता वसूली होती थी, अपहरण होता था, डॉक्टरों को फ़ोन आते थे, बड़े बड़े व्यापारियों को फ़ोन आते थे। क्या बातें लोग करते हैं। अगर अपराध नहीं था तो आपको जनता ने हटाया क्यों? योगी तो यही, मोदी तो यही नारा दिए थे ना कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करेंगे। बहुत हुआ नारी पे वार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता ने इसी बात को न सुना, तो जिस बात को जनता ने सुना उस बात को पहले योगी ने लागू किया। अभी 2 केसेस जो हुए थे वो काफ़ी चर्चा में थे उत्तर प्रदेश में, उन्नाव और हाथरस, और उसको लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर भी रहता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं योगी सरकार ने से यहाँ पे ढीली पड़ गई, यहाँ पे ये कानून व्यवस्था? नहीं, देखिए ढीली नहीं पड़ गई। ऐसा है कि जितनी आबादी है उतनी पुलिस है नहीं। हर गांव में पुलिस तो बैठाएंगे नहीं आप, थाना तो एक ही रहेगा ना। उस थाने में मुश्किल से 15-20, एक थाने में 20-25 सिपाही होते हैं, 4-5 दरोगा होते हैं। तो पूरे एरिया को कैसे कवर करेंगे? हर जगह एक साथ उपस्थित होंगे नहीं। ये होता है कि कोई घटना घटी, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, अपना तफ्तीश करते हैं, जो भी जांच वगैरह करते हैं, जो करना होता है करते हैं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है और गाँव की आबादी है, जहाँ पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ जाने के रास्ते तक नहीं हैं, जहाँ त्वरित पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती। बहुत सारे जगह ऐसे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए पुलिस और प्रशासन नहीं, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार होती है। देखिए, जिस तरह की घटना उन्नाव और बुलंदशहर में हुई, उस तरह की घटनाएं जो हैं सामाजिक, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उसके लिए वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हर समाज में प्रबुद्ध लोग होते हैं जो नैतिकता का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं और नैतिकता का आचरण सिखाते हैं। उसके आधार पर वो लोग अगली पीढ़ी काम करती है। यह चीज़ें हो गई हैं बंद। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले नाना नानी की कहानी, दादा दादी से कहानी सुनते थे बच्चे, आदर्श की कहानियाँ सुनते थे, आदर्श व्यक्तित्व निर्माण होता था, स्कूलों में जाते थे तो उनको उस तरह की शिक्षा दी जाती थी। आज सारी किताबें बदल गई हैं। अब सारी किताबें जो है बदल के इतिहास दूसरे तरह का पढ़ाया जा रहा है, साहित्य दूसरे तरह का पढ़ाया जा रहा है। आज रोजगार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो होता क्या है कि एक इंसान को इंसान बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बच्चों को मिल नहीं पा रही हैं ठीक से। घरों में हालत ये है कि घर में कमाने के चक्कर में लोग इतना व्यस्त हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समय उनको नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे अपने मन से खेल कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए समाज जिम्मेदार है। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, आपको बताएं, कोई कहता था कि वो उससे प्रेम करती थी और उसमें ऐसा था, कोई कहता था उसको देखता था, इस तरह से उस घटना की अभी वास्तविकता
तो अभी तक समझ में नहीं आई कुछ। अभी न्याय तो उस पर हुआ नहीं है। अब न्याय होगा कैसे, क्या होगा, भगवान जाने। लेकिन देखिए, घटना जब भी इस तरह की घटती है, जो वहाँ पर हुई घटना, वो दुखद घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो घटना उसी सामाजिक मानसिकता की देन है। जैसे गांव में अभी भी बहुत जगह पर पिछड़ा, दलित, उच्च वर्ग के लोगों की निगाह में हे दृश्य देखे जाते हैं, अभी है। इसी को तो आगे करने के लिए मोदी जी तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, तमाम उनको इज्जत दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लहर किसकी है अभी, चुनावी लहर किस पार्टी की? देखिए, छोटी सिंपल सी बात है कि श्रीमान अखिलेश जी और योगी जी